बांग्लादेश में एक शहर पड़ता है मेमन सिंह। कैंट एरिया है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के लिए भी जाना जाता है। इसी शहर में एक मकान पड़ता है जिसे गिराने का सरकारी आदेश जारी हुआ जुलाई 2025 में। ये घर उपेंद्र किशोर रे चौधरी का था, महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे के दादा। शहर प्रशासन ने कहा कि ये घर गिराकर नया आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाया जाएगा। इस कदम की बांग्लादेश से लेकर के भारत तक कड़ी आलोचना हुई। इतिहासकारों, कवियों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने इसे अदूरदर्शी और कल्चर का सत्यानाश करने वाला कदम बताया। कहा कि सत्यजीत रे का ये पुश्तैनी घर बांग्लादेश में आधुनिकता और प्रगतिशीलता की निशानी रहा है। इसे गिराने का सरकारी फरमान क्यों ही निकला? बांग्लादेश के अंतरिम हुक्मरानों की बदनीयत का ये एक नमूना भर था। उनकी कोशिश थी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को तुष्ट करना, और तुष्ट करते करते अब हालात खुद उनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। ये मेमन सिंह शहर ही है जहां से पूरे बांग्लादेश में हिंसा फैल चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति गंभीर सवालों के घेरे में है, और अब तो इसका भारत में भी असर दिख रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास प्रदर्शन हुए, अधिकारियों को तलब करने का सिलसिला जारी है। सारे घटनाक्रम पर आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। हत्या के विरोध और परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठी। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने 23 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन किया। चाणक्यपुरी में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। यहाँ पहुंचे लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। विहिप और बजरंग दल ने इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था, इसलिए सुरक्षा काफी तगड़ी थी। सुबह से ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने 3 स्तर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। दोपहर के समय लोग प्रदर्शन करने उच्चायोग की ओर बढ़े। बांग्लादेश सरकार और उसके नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए। लोगों के हाथ में प्लकार्ड्स थे जिस पर लिखा था हिंदू हत्या बंद करो। प्रदर्शन का कारण आप जानते ही हैं, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार, टारगेटेड हिंसा और खासतौर पर 18 दिसंबर की घटना जब दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आधार पर हिंसा की जा रही है, और उन्होंने बांग्लादेश सरकार से माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पुलिस का इंतजाम था कि प्रदर्शन को ज्यादा फैलने से रोका जाए, इसलिए लाठीचार्ज भी किया। जानकारी आई कि प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन से लगभग 800 मीटर पहले ही रोक लिया गया। डीटीसी बसें लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। कोलकाता और नागपुर में भी प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता और वहां के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दीपू चंद्र के परिवार की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। इधर भारत में ये सब हो रहा था, उधर ढाका में बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और दिल्ली में अपने हाई कमीशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय का कहना है कि हाई कमीशन के पास ऐसे प्रोटेस्ट और हिंसा से द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ सकता है। शायद बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ये भूल गई है कि ये संबंध पिछले काफी समय से द्विपक्षीय तो रहे नहीं है। भारत ही है जो संबंधों का सिरा थामे है, वरना खुद यूनुस चीन की गोद में बैठने का प्रबंध करते रहे हैं। उनके देश के नेता भारत के अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर्स पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, और ये उनका ही देश और शहर है जहां हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आरोप ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि एक युवक को हाथ में कलावा देख करके मार दिया गया। यूनुस सरकार ये सब होने दे रही है और द्विपक्षीय संबंधों की बात भी दूसरे मुंह से कह रही है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन भी बोले, कहा कि कूटनीतिक इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और उच्चायोग के सामने नारे लगाए, ये गंभीर बात है। तौहीद हुसैन 20 दिसंबर को हुए प्रोटेस्ट पर भी आपत्ति जता चुके हैं। हालांकि तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अच्छा खासा लंबा चौड़ा बयान जारी किया था, और उसकी 3 खास बातें आपको बता देते हैं। पहली बात, हमने घटना को लेकर के बांग्लादेश के मीडिया में जारी एक भ्रामक प्रोपेगेंडा देखा। तथ्य यह है कि सिर्फ 20-25 युवा इकट्ठा हुए थे जिन्होंने दीपू चंद्र की बर्बर हत्या के विरोध में नारेबाजी की और बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग की। दूसरी बात, प्रदर्शन के समय उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा पहुंचाने का प्रयास नहीं हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ मिनटों के भीतर ही समूह को हटा दिया था। तीसरी बात, संबंधित एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी राजनयिक या मिशन को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत ये भी स्पष्ट कर
कर चुका है कि वो वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशंस को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भी भारत ने गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। कहा है कि दीपू की हत्या करने वाले अपराधियों को दंडित किया जाए। 23 दिसंबर के प्रोटेस्ट पर भारत की प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। इस बीच दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग ने 22 तारीख की देर शाम से सभी वीजा सेवाएं रोक दी, उन्हें अस्थायी रूप से अनिश्चित काल के लिए स्थगित बता दिया। इसके पहले भारत भी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर ऐसा ही कर चुका है। भारत ने चटगांव और राजशाही में अपने मिशन में वीजा सेवाएं अगले आदेश तक के लिए रोक दी थी। माने साफ है कि जो हो रहा है उसके बाद पहले से ही चल रहा तनाव और गहरा हो गया है। टेक्निकल पेचीदगी भी इसमें जुड़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल को एड्रेस करना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों बढ़ रहा है। समझने के लिए हम एक ऐसे शख्स की बात सुननी चाहिए जो बांग्लादेश की रग रग से वाकिफ है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रह चुके पंकज सरन लिखते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए एक फॉल्स एनिमी खड़ा कर रही है। देश के नौजवानों को ठगा जा रहा है। उनको दो चीज़ें परोसी जा रही हैं, झूठे वादे और एक नकली दुश्मन। ये नकली दुश्मन है भारत। सरन लिखते हैं कि आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि इस्लामिक समाज बांग्लादेश की समस्याओं का हल है या नहीं, लेकिन अपनी नाकामियों के लिए भारत को दोष देना सरासर गलत है। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है और इसका फ़ायदा किसे मिल रहा है? जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों और पाकिस्तान को। समस्याएं हमने देख ली, पर सवाल है कि समाधान क्या है? भारत को अब आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि सवाल भारत की विदेश नीति पर भी हैं। क्या भारत सरकार पड़ोसी मुल्क के बदलते मिजाज को भांपने में, उसको समय रहते समझने में नाकाम रही? 50 बरस से पक्का दोस्त रहा एक देश महज 1.5 बरस के भीतर हाथ से कैसे छिटक गया? मालदीव्स के साथ भी यही हुआ था। वहाँ मोहम्मद मुइज्जू सरकार की आमद के साथ ही भारत मालदीव्स के रिश्तों में तलखी आई थी, लेकिन वक्त के साथ संबंध पटरी पर आ गए। बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत को कैसे डील करना चाहिए? इस पर देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर हैप्पी मॉन जैकब ने एक स्ट्रेटेजी सामने रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स में अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि भारत को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। सियासी और भावनात्मक चश्मे को उतार फेंकना चाहिए और विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नीति बनानी चाहिए। उन्होंने 5 रास्ते कुल सुझाए हैं। पहला, पूरा ध्यान ढाका में भारत विरोधी शोर पर ना रहे। बांग्लादेश से हर स्तर पर बातचीत जारी रहे। अगर हम चुनाव का इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। दूसरा, भारत शेख हसीना को मौत के मुंह में नहीं भेजेगा, ये तय है, लेकिन उनके दिल्ली में रहने से, उनको दिल्ली में रखने से रिश्ते खराब हो रहे हैं। व्यावहारिक हल ये है कि उन्हें किसी यूरोपीय या खाड़ी देश में शरण दिलवाई जाए। तीसरा, भारत चाहता है कि अवामी लीग चुनाव लड़े, लेकिन अगर उनके बिना भी सरकार बनती है तो उनसे भी संबंध बनाने होंगे, चुनाव फर्जी हो या असली। ये बांग्लादेश का सिरदर्द है। हमें बस अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए। रिश्तों से राजनीति हटा करके सुरक्षा पर हमें केंद्रित रखनी चाहिए। और 5वां, हमारा लक्ष्य चीन और पाकिस्तान को बांग्लादेश में घुसने से रोकना है। इसके लिए बांग्लादेश की शिकायत सुननी पड़े तो सुने, ये सौदा महंगा नहीं है। कुल मिलाकर भारत को व्यावहारिक और सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि तनाव दोनों देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद है संबंध एक बार फिर बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. विदेश यात्रा पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला है। जर्मनी की 2 दिनों की यात्रा पर वो गए थे। बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों से उन्होंने बात की। 18 दिसंबर के उस इवेंट का वीडियो अब सामने आया है। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बीजेपी के जोर के आरोप थे। वोट चोरी, राजनीति में धर्म, सीबीआई ईडी के मिसयूज की बातें उन्होंने कही। अंत में कहा कि विपक्ष ऐसा प्रतिरोधी तंत्र बनाएगा कि बीजेपी सत्ता से हटेगी। There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery. राहुल के बयान पर बीजेपी के नेताओं के रिएक्शंस आए। किसी ने कहा कि राहुल विदेश जाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो कोई बोला कि विदेशी षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। वो हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं।
देश को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां और शुभकामनाएं बटोरो। राहुल गांधी जी से अलग कोई अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने तो बार बार संविधान का अपमान तो किया ही है, लेकिन ये बात थोड़ी और गंभीर है कि जब जब वो विदेश जाते हैं तब इस देश के बारे में गलत बोलते हैं, गलत विचार वहाँ पे व्यक्त होते हैं। और आज भी अगर आप विदेश में जाते हो तो भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में अगर आपको गलत ही बोलना है तो मुझे लगता है कि ये कोई पार्टी का विचार से नहीं, लेकिन हर एक भारतीय इसकी निंदा जरूर करेगा कि भारत के बाहर जाकर आप भारत की निंदा करते हो, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब हर भारतवासी भी देगा। बिहार के बाद फिलहाल देश के 1/3 राज्यों में वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की कवायद जारी है, माने SIR। धीरे धीरे इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो रही है। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब 42,74,000 नाम हटाए गए। करीब 23,64,000 महिलाओं और लगभग 19,19,000 पुरुषों के नाम हटे। वहीं 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार से कितने नाम हटे, उसे जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और केरल से भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहां से 27,34,817 नाम कटे हैं, जिनमें 19,13,540 वोटर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 6,42,234 वोटर्स की मौत हो चुकी है। ऐसा छत्तीसगढ़ में राज्य चुनाव आयोग ने बताया है। इसी तरह अगर केरल की बात करें तो वहां पर जो ड्राफ्ट SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें 22,47,683 नाम हटे हैं, जिनमें 6,49,885 वोटर्स मृत और 14,61,769 वोटर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 12 राज्यों में जहां भी SIR हो रहा है, अभी जिन 3 की ड्राफ्ट लिस्ट आई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल, यहां पर जिन्हें भी आपत्ति है कि उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, वो 22 जनवरी तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। यहाँ से कुल 2,70,00,000 से ज़्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं। सबसे अधिक नाम करीब 97 लाख तमिलनाडु से हटे हैं। देश के सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 23 दिसंबर को रायपुर एम्स में निधन हो गया। सांस की समस्या से वो पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों से क्रिटिकल केयर यूनिट CCU में भर्ती थे। 88 बरस की उम्र में उनकी देह पूरी हुई है। नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी उनके चर्चित उपन्यास हैं। उनका पहला कविता संग्रह 1971 में लगभग जय हिंद के नाम से छपा था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म भी बनाई थी। अतिरिक्त नहीं और सब कुछ होना बचा रहेगा उनकी सुंदर कविताओं का गुलदस्ता है। विनोद जी का लिखा सुंदर और सादा है, उनकी लिखाई जादू से भरी है। वो जादू और सत्य कई बार चकित भी करता है और कभी कभी भ्रमित भी। हम लेखक से अब कभी नहीं मिल पाएंगे, पर उनके लिखे से मिलते रहेंगे। उनकी एक कविता, सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जिसकी सबसे ज़्यादा फीस हो। उस गरीब बीमार के घड़े में शुद्ध जल दूर म्यूनिसिपल की नल से भरकर लाए। बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे। कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा है। उनके चर्चित उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी का ये अंश देखिए। रघुवर प्रसाद जैसे जैसे पत्नी के पास बढ़ते जाते हैं, चिड़ियों का कलरव बढ़ता जाता है। बंदरों का कहीं दूर खुप खुप सुनाई दे रहा था, कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ भी सुनाई दी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के धक्के से कपड़े से भरी बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रैपर से लिपटी तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते देखा है, पर वे भूल गए। लल्लन टॉप की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आप हमें बहुत याद आएंगे विकशु। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।